तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और जटिल सफर पर बात करने वाले हैं, एक जमीनी स्वयंसेवक से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर, एक ऐसी यात्रा जो जितनी रणनीतिक है उतनी ही चर्चाओं से भरी है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी टाइमलाइन को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। शुरुआती जड़ें, पार्टी में उनका उदय, गुजरात के साल, राष्ट्रीय नेतृत्व, वैश्विक मंच पर उनकी भूमिका और अंत में उनकी विरासत और धारणा। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग है शुरुआती जड़ें और संगठन, वडनगर से लेकर अंडरग्राउंड काम करने तक। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उनकी विचारधारा की नींव बचपन में ही कैसे पड़ गई थी। ये टाइमलाइन वाकई हैरान करने वाली है। 1950 में वडनगर में जन्म हुआ, रेलवे स्टेशन पर पिता के चाय के स्टॉल पर मदद की और सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से जुड़ गए। 1971 आते आते वो फुल टाइम प्रचारक बन चुके थे, लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 1975 की इमरजेंसी में, जब उन्हें अंडरग्राउंड रहकर सरकार के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक भूमिका निभानी पड़ी। इसी तगड़े संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए 1985 में आरएसएस ने उन्हें आधिकारिक तौर पर बीजेपी में भेज दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पार्टी में उदय, द स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजर। चलिए देखते हैं कि ये जो जमीनी अनुभव था, ये आखिर राजनीतिक ताकत में कैसे बदला। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में उनकी पहचान किसी चुनाव को लड़ने से नहीं बनी थी, बल्कि बीजेपी के अंदर उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजी से बनी। 1987 के अहमदाबाद म्यूनिसिपल चुनाव जीतना हो, 1990 की राम रथ यात्रा का आयोजन हो या फिर 1995 के विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका, ये पूरा काम पर्दे के पीछे का था और इसी जमीनी मेहनत ने उन्हें 1998 में जनरल सेक्रेटरी के पद तक पहुंचा दिया। तीसरा हिस्सा, गुजरात के साल, विकास और विरोधाभास। साल 2001 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने पहली बार एक एग्जीक्यूटिव रोल संभाला, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, और यहीं से उनके उस कार्यकाल की शुरुआत हुई जिस पर आगे चलकर काफी तीखी बहस भी हुई। आधुनिक भारत की राजनीति को समझने के लिए हमें ये सवाल पूछना ही होगा, आखिर इन 13 सालों के इस क्षेत्रीय कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी राष्ट्र छवि का पूरा ब्लूप्रिंट ही तैयार कर दिया। यहाँ सोर्सेज एक बड़ा ही तीखा विरोधाभास दिखाते हैं। एक तरफ देखिए, 10% की शानदार औसत जीडीपी ग्रोथ, वाइब्रेंट गुजरात के जरिए टाटा मोटर्स जैसे बड़े निवेश आए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, गरीबी उन्मूलन, पोषण और शिक्षा या स्वास्थ्य पर राज्य के खर्च जैसे मानव विकास सूचकांकों में रैंकिंग काफी पीछे रही। मतलब एक बड़ा इंडस्ट्रियल बूम तो था, लेकिन सामाजिक विकास के मोर्चे पर पिछड़ापन देखा गया, जिसका असर ग्रामीण और निचले तबके के लोगों पर पड़ा। इस दौर की बात करते हुए 2002 की गुजरात हिंसा का जिक्र करना बेहद जरूरी है। गोधरा में एक ट्रेन जलने से 59 लोगों की मौत के बाद ये हिंसा भड़की थी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें लगभग 3/4 मुस्लिम थे। क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन की बहुत कड़ी आलोचना हुई। हालांकि बाद में 2012 में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी इस पूरी घटना ने उनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर एक गहरा असर छोड़ा। चौथा भाग, राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीकरण और घरेलू नीतियां। अपनी इस मजबूत आर्थिक छवि के दम पर उन्होंने 2014 में बीजेपी को एक ऐतिहासिक बहुमत दिलाया और राष्ट्रीय मंच पर कदम रखा। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने बड़े पैमाने पर ब्रांडेड कैंपेन शुरू किए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया, देश भर में सफाई के लिए स्वच्छ भारत, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजिटल इंडिया और ग्रामीण इलाकों में फ्री गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना। ये सब देश की बुनियादी सेवाओं को तेजी से बदलने के लिए डिजाइन किए गए थे। अब इस ढांचागत बदलाव को देखिए, उन्होंने बहुत तेजी से सत्ता का केंद्रीकरण किया। अपने शुरुआती दिनों के उस जमीनी संगठनकर्ता वाले अंदाज से बिल्कुल अलग, उन्होंने दशकों पुराने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया, ताकि फैसले लेने की पूरी ताकत सीधे प्रधानमंत्री के दायरे में आ सके। लेकिन यहाँ डेटा एक साफ पॉलिसी ट्रेड ऑफ दिखाता है। एक तरफ जहां ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 0.4% से छलांग लगाकर 2023 तक 1.7% हो गया, वहीं उनके पहले कार्यकाल में शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च कम हुआ। जैसे शिक्षा का बजट जीडीपी के 0.7% से गिरकर 0.5% रह गया। 47 लाख, जी हाँ, 4.7 मिलियन, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में कोविड-19 से कितनी मौतें हुईं। सरकार ने इस आंकड़े को पूरी तरह खारिज कर दिया था, खासकर तब जब दूसरी लहर के दौरान देश भारी मेडिकल किल्लत से जूझ रहा था। आर्थिक सुधारों के साथ साथ
कई अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटर्स डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने की चिंता भी जताते हैं। आलोचकों पर राजद्रोह कानूनों का बढ़ता इस्तेमाल, एनजीओज की जांच, 2019 के नागरिकता संशोधन कानून पर बड़े माने पर विरोध और वो विवादित कृषि कानून जिनके खिलाफ लंबे धरने हुए और अंततः उन्हें वापस लेना पड़ा, ये सब इसी तस्वीर का हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से पर, वैश्विक मंच, मल्टी अलाइनमेंट कूटनीति। अब जरा अपना फोकस बाहर की तरफ ले चलते हैं कि इस प्रशासन ने पेचीदा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को कैसे हैंडल किया। यहाँ जो सबसे दिलचस्प है वो है उनकी मल्टी अलाइनमेंट रणनीति, मतलब किसी एक गुट में ना बंधकर सबके साथ रिश्ते बनाना। उन्होंने एक ही समय में अमेरिका और पूर्वी एशिया से रिश्ते मजबूत किए, मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों से दोस्ती बढ़ाई और इजराइल के साथ भी रणनीतिक साझेदारी गहरी की। और हाल ही में G20 समिट होस्ट करके उन्होंने वैश्विक नेतृत्व की एक जबरदस्त छवि पेश की है। रीजनल लेवल पर तनाव बना रहा, लेकिन उनके कड़े फैसलों ने बड़ा असर डाला। जैसे 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक। इस कदम ने देश के भीतर उनकी एक बहुत ही मजबूत और राष्ट्रवादी नेता की छवि को और पुख्ता कर दिया। आखिरी और छठा भाग, विरासत और धारणा, हिंदुत्व का युग। जब हम थोड़ा जूम आउट करके उनके पूरे प्रभाव को देखते हैं तो एक बहुत ही बटी हुई यानी पोलराइज्ड विरासत सामने आती है। ये विरोधाभास सच में हैरान करता है। एक तरफ वो समकालीन भारत के सबसे विवादास्पद राजनेताओं में गिने जाते हैं, जिन पर अपनी हिंदुत्व नीतियों के चलते तीखी आलोचना होती है, लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी पब्लिक अप्रूवल रेटिंग्स लगातार, जी हां, लगातार बहुत ऊपर बनी रहती हैं। जनता के बीच उनका जादू बरकरार है। तो अंत में ये सवाल तो लाजमी है, तेज डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हिंदुत्व की विचारधारा और एक बेहद ताकतवर प्रशासनिक कंट्रोल, इन सब का ये अनोखा कॉम्बिनेशन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख देगा, ये देखना बाकी है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।